हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, हमने हमारे चैनल पर क्लास 12th अकाउंट्स है उसको स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, एक वीडियो अपलोड हो चुकी है और जिसमें मैं जो इंट्रोडक्शन है वो आपको बता चुकी हूँ कि भी पार्टनरशिप क्या है, जो पार्टनरशिप है उसकी नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम बोल सकते हैं, राइट ऑफ पार्टनर्स क्या है, और इसी के साथ ही हमने बात की थी पार्टनरशिप डीड की कि पार्टनरशिप डीड क्या है। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है, सेकंड पार्ट है, और जिसके अंदर हम जो पार्टनरशिप डीड है उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ ही भी हमारा एक नया अकाउंट आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे, जो अभी तक हमने 11th क्लास में हमने नहीं बनाया था, ठीक है। और उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अपने बारे में। मेरा नाम मनीषा है और मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है, उसके बाद मैंने फिर एमकॉम किया, एमकॉम के बाद फिर जो नेट है उसको क्वालिफाई किया और फिर बीएड मैंने किया और आफ्टर दैट फिर एचटेट है, जो कि एक हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको मैंने क्वालिफाई किया है। और अब अपने चैनल पर मैं आपको जो क्लास 12th का आपका बिजनेस स्टडीज प्लस अकाउंट्स है उसका सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराऊंगी, बिल्कुल सारा का सारा, कुछ भी हम छोड़ के नहीं चलेंगे। और अगर आपने इन वीडियोस को फॉलो किया तो भी विश्वास कीजिए, आपको कोई भी अलग से जो कोचिंग वगैरह है वो लेने की जरूरत नहीं मिलेगी। देखिए, यहाँ पे जो मेरा चैनल है इस पे आप मेरा कंटेंट है वो देखना और देखना कि भी जो मैं आपको कराऊंगी भी आपको अच्छे से समझ आ रहा है नहीं। ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, बट आप एक बार वीडियोज है उसको देखिए, ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियोज है उसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि भी आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने बात की थी पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप की बात की थी तो हमने अभी तक जो हमने बात की है सोल ट्रेडर की हमने बात की थी, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो पार्टनरशिप का मतलब बेसिकली क्या था, जब दो पर्सन मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उनका जो बिजनेस का मेन पर्पज क्या होगा, भाई प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करना ही हर एक बिजनेस का पर्पज है, और फिर उस प्रॉफिट को शेयर करना, ठीक है। उस बिजनेस को सभी मिलकर चला सकते हैं या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बिहाफ पे कोई एक जना भी उसको कैरी कर सकता है। तो इस तरह से हमने बात की थी पार्टनरशिप की। तो अब जब भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो भाई उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, हम लिखेंगे कैसे। जैसे मैं और मेरे दो फ्रेंड हैं, हम तीनों ने एक पार्टनरशिप के अंदर हम आए, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो भी अब हम डिसाइड करेंगे कि भी कौन कितना पैसा लेके आएगा, मीन्स कैपिटल कितनी लेके आएगा, ठीक है। अब जो एक फ्रेंड है उसने कहा कि भी मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, अब वो एक्स्ट्रा काम करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, तो भी उसके बदले अब हम डिसाइड करेंगे कि भी हम उसको सैलरी देंगे या फिर नहीं देंगे। और जो हमने कैपिटल लगाई है, जो हमने पैसा लगाया है, भी क्या अब हम उस पर इंटरेस्ट है वो दे या ना दे, क्या कोई पार्टनर है वो बिजनेस में से पैसा निकाल सकता है, मीन्स ड्रॉइंग कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि भी जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है उसका हम क्या नाम रखेंगे, क्या टाइप रहेगी हमारी, ठीक है। कल को डिस्प्यूट हुआ तो भाई उसको हम कैसे सेटलमेंट करेंगे। इसी के साथ भी जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो हमारे अकाउंटिंग हम करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो प्रिपेयर करेंगे वो ईयरली करेंगे या फिर हाफ ईयरली करेंगे। तो इस तरह से भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि एक एग्रीमेंट के अंदर जो पार्टनर्स है वे डिसाइड करेंगे। तो भी जो एग्रीमेंट है बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी किसके रिगार्डिंग द पार्टनरशिप फर्म। तो वही एग्रीमेंट बेसिकली क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। और ये भी हमें पता है कि भी पार्टनरशिप डीड है उसको हम रिटर्न में भी रख सकते हैं और अगर हम चाहे तो उसको रिटर्न में ना रखें, ठीक है। तो यहाँ कानून की तरफ से आपका कंपलसरी नहीं है रिटर्न में रखना, लेकिन हमेशा एडवाइस ये दी जाती है कि भाई जो भी पार्टनरशिप डीड है उसको आपको क्या करना चाहिए, रिटर्न में रखना चाहिए। ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा अगर आप पार्टनरशिप डीड है उसको रिटर्न में रखते हो। क्यों? क्योंकि कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो तो भी आपके पास सब कुछ लिखित में है, आप दिखा सकते हो कि देखिए मैंने ये बोला था, ठीक है। अगर कोई पार्टनर बाय चांस ये कहे कि नहीं हमने स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया था, तो भी उस केस में अगर ये लगता है तो भी अगर लिखित में है तो भी सब कुछ क्लियर रहेगा कि भी हाँ क्या कहा था क्या नहीं कहा था। तो इसलिए अच्छा माना जाता है, अच्छा कहा जाता है कि भी पार्टनरशिप डीड उसको रिटर्न में रखे। अब देखिए, भी पार्टनरशिप डीड तो बनाना जरूरी है, लेकिन बाय चांस हमने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म आई एग्जिस्टेंस में और जो पार्टनर्स थे ना उन्होंने क्या किया, जो पार्टनरशिप डीड है ना उसी को बनाना वे भूल गए, ठीक है। उन्होंने पार्टनरशिप डीड है वो उन्होंने नहीं बनाया। तो भी उस केस में अब हमारे क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अगर हमने पार्टनरशिप डीड है अगर वो हमने नहीं बनाया है तो उस केस में हमारे क्या क्या रूल होंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट रूल है हमारा क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए, अगर हमने पार्टनरशिप डीड बना लिया तो भी अच्छी बात है, उसमें हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि भी
भाई हमें जो भी प्रॉफिट होगा फर्म के अंदर या लॉस होगा जो भी होगा उसको हम किस रेशियो में शेयर करेंगे। अगर हमने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, बट यहाँ पे तो भाई हमने पार्टनरशिप डीड है वही हमारा साइलेंट है, ठीक है, हमने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाया है। तो उस केस में फिर जो पार्टनर्स है वो जो प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वह एप्लीकेबल होगा, और उसने कहा है कि भाई अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में आपका बेसिकली क्या रूल रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इक्वल। तो भाई उस केस में आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको इक्वल बांट लोगे। 3 पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनाया, अब प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब किसी ने चाहे कितनी भी कैपिटल लगाई हो, या तो भाई वे पहले ही अपना डिसाइड कर ले कि भाई हम जिसने ज्यादा कैपिटल लगाई है उसको ज्यादा शेयर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो भाई उस केस में उनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई अब फिर से क्या हुआ, कैपिटल लेके आए 3 पार्टनर और उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप डीड है वो नहीं बनाया। तो भाई अब बात आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कि भाई दे या नहीं दे, दे तो कितना दे। तो भाई उस केस में ठीक है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सेम हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का केस रहेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड है वो आपका साइलेंट है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसकी पेमेंट नहीं की जाएगी। सैलरी टू अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन अ लोन, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन अ लोन की बात करती हूं तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है कि भाई अगर पार्टनर है, ठीक है, जो पार्टनर है उसने अगर लोन दे रखा है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो भाई उस केस में क्या उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, जी यहाँ पे मिलेगा। और रेट क्या रहेगी आपकी, 6% पर एनम। ये बात आपको याद रखनी है। क्या, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, और उन्होंने इंटरेस्ट है कि जो रेट है वो डिसाइड नहीं की और हमारा पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, तो उस केस में जो पार्टनर है उसको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भी पार्टनर अब आके बोल दे मुझे 10% चाहिए, 12% चाहिए, जी नहीं, तो वहां पे हमारे ये रूल एप्लीकेबल होगा। उसी के साथ ही है नेक्स्ट हमारा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए अगर एक नए पार्टनर का हम एडमिशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि भी जितने भी पार्टनर है ना एक फर्म के अंदर सभी की सहमति होना जरूरी है। अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया ना तो न्यू पार्टनर हमारा फर्म के अंदर नहीं आ सकता। मैं अगर यहाँ पे बोलती हूँ 40 पार्टनर है, ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर 40 पार्टनर्स है, 40 पार्टनर में से 39 ने तो हाँ भर दी, ठीक है, उन्होंने तो अपना सहमति है वो दे दी कि भी हाँ एक नया पार्टनर है वो फर्म के अंदर आ सकता। बट एक पार्टनर ऐसा है जिसने कहा कि नहीं, हम सिर्फ 40 पार्टनर ही रहेंगे, 41 पार्टनर हम नहीं होंगे, न्यू पार्टनर है वो नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे न्यू पार्टनर है वो नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड। जब तक सारे के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है वे अपनी सहमति ना दे तब तक एक नया पार्टनर है वो एडमिट नहीं हो सकता, उसका एडमिशन एक फर्म के अंदर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। हर एक पार्टनर को राइट है कि भाई वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। जो बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा, जो डे टू डे ऑपरेशन होगा बिजनेस का, उसमें हर एक पार्टनर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट है ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। तो भाई नेक्स्ट हमारा क्या कि भी हर एक पार्टनर क्या कर सकता है, जो बुक्स है फर्म्स की उसका इंस्पेक्शन कर सकता है और इसी के साथ ही वो उसकी एक कॉपी है वो भी अपने पास रख सकता है। तो ये हमारे कुछ रूल्स है जो कि एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड हमारे साइलेंट है तो उस केस में, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ अ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन। हमने पार्टनरशिप फर्म में वो स्टार्ट कर ली, अब हमारी ट्रांजैक्शन होगी, कुछ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन होगी, उसकी रिकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। देखिए अभी तक हमने जो सोल प्रोप्राइटरशिप की है या एक सोल ट्रेडर है, जब वह अपने फाइनल अकाउंट्स बनाता था तो वो कौन कौन से अकाउंट्स बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उसने, P&L अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई। इन द सेम वे पार्टनरशिप के अंदर भी हमारे सारे अकाउंट्स बनेंगे, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। ओनली डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट का। अभी तक जो प्रॉफिट था, जब हमने बात की थी सोल ट्रेडर की, तो सोल ट्रेडर के अंदर जो भी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि भाई अकेला सिंगल ओनर था तो जितना भी प्रॉफिट हुआ भी वो लेके चला गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हमारा निकला, अब यहाँ पे 1% तो है नहीं, अगर 1% होगा तो फिर तो भी वो अकेले ले जाएगा, बट अब यहाँ पे तो 2 है या 2 से ज्यादा पर्सन है। अब वो जो प्रॉफिट है उन 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरह से भाई
जब हमने सोल ट्रेडर के अंदर जो P&L अकाउंट बनाया तो उसके बाद जब पार्टनरशिप फर्म आई तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें एक और अकाउंट्स की नीड हुई, एक और अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो उस अकाउंट्स का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन जो एप्रोप्रिएशन है इसका बेसिकली मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि भाई जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। हमने क्या किया? P&L अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट बनाया और यहां से प्रॉफिट निकला, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पे 50,000 प्रॉफिट हमारा निकल के आया, ठीक है। जब हमारा अकेला पर्सन था तो भी पूरे 50,000 वो लेके चला गया, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पार्टनर है, अब हमारे दो पार्टनर है A और B। तो अब भाई 50,000 क्या A लेके जाएगा, क्या B लेके जाएगा? जी नहीं, दोनों के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने जो एक और अकाउंट हमने बनाया, बेसिकली हम बोलते हैं कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये जो P&L अकाउंट है ना उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। ये इसी का एक्सटेंशन है, कौन? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम इसमें अब क्या करेंगे? अब जैसे दो पार्टनर है भाई, अब किसी पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा दी है तो वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ठीक है, या किसी ने ड्राइंग की है, किसी ने ड्राइंग नहीं की है। अब एक पार्टनर है उसने ज्यादा काम किया तो फिर वो सैलरी भी मांगेगा। तो इसलिए हमें इस अकाउंट की नीड अराइज हुई भी कि हम एक अकाउंट बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और फिर जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, वो सारी की सारी हम इस अकाउंट में शो करेंगे कि भाई किसको कितना देना, किससे कुछ हमें लेना, और फिर लास्ट में फाइनल जब हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा तो इन्हीं पार्टनर्स के बीच में हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेसिकली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ अ P&L अकाउंट। ये आपका P&L अकाउंट की एक एक्सटेंशन है, और इसी के साथ ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है? एक नॉमिनल अकाउंट है। ये 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो भाई नॉमिनल अकाउंट्स का हमारा बेसिकली क्या रूल है? तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो नॉमिनल अकाउंट का हमारा क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, भी जो भी एक्सपेंसेस, जो भी हमने खर्चा किया या कोई भी लॉस हुआ है उसको हम डेबिट करते हैं, और इसी के साथ भी जो भी इनकम और गेन होगी उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो वही सेम रूल हमारा फॉलो होगा किसमें? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यहीं से फिर हमारी जो जर्नल एंट्री है वो बनेगी। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ये आपके सामने प्रोफॉर्मा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, भाई जो भी ईयर एंड है वो हो जाएगा। यहाँ पे ये डेबिट साइड हो जाएगी, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। पर्टिकुलर आएगा, फिर अमाउंट का कॉलम आएगा, फिर से पर्टिकुलर क्रेडिट साइड का और अमाउंट का। तो अब देखिए इसकी जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो स्टार्टिंग किससे करेंगे? अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट हुआ उसको सबसे पहले हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो भी P&L एप्रोप्रिएशन में हमने ट्रांसफर कर दिया बाय P&L अकाउंट, कि भी P&L अकाउंट से हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द P&L अकाउंट, ठीक है। इनकेस अगर लॉस होगा तो इस साइड आएगा, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि भी अगर लॉस होगा ना तो फिर हमें एक तरह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारा P&L अकाउंट के अंदर ही हमें लॉस हो गया तो फिर भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है? कि भी जो प्रॉफिट हुआ ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो कहीं ना कहीं जब लॉस ही हुआ तो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो लॉस का क्या? लॉस तो फिर वहीं पे डिसाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे रेयर ही चांसेस मिलते हैं कि भी लॉस हमारा शो हो और फिर हम उसको यहाँ दिखाए। तो इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्ट हम दिखाते कि भी हमारा P&L अकाउंट के अंदर प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि भी अगर होगा प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर है ही नहीं तो फिर कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करे? तो अगर लॉस होगा तो भी फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो लॉस तो फिर हम वहीं पे कर देंगे कि भी हाँ तेरे हिस्से में इतना लॉस आया और दूसरा पार्टनर उसके हिस्से में इतना लॉस आया। अब यहाँ पे प्रॉफिट है तो आगे जो पार्टनर्स है उनको सैलरी दे देंगे, उसी प्रॉफिट्स में से उनको कमीशन दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर कहाँ से सैलरी देंगे, कहाँ से जो पार्टनर है उसको कमीशन मिलेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? P&L अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करना है और वो जाएगा क्रेडिट साइड में। तो अभी मैंने बात की कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट है तो जो भी इनकम है, गेन्स है, वो हमारी क्रेडिट होगी, और अगर हमारा कोई भी एक्सपेंसेस या लॉस है वो हमारा डेबिट होगा। तो भी प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हुआ क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब देखिए और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आप ही देखिए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, जब भी आप
कोई भी बिजनेस आप करोगे, ठीक है, जो भी या पार्टनरशिप फर्म की मैं बात करती हूँ, तो जब भी हम इसके अंदर एंट्री करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, तो हमें ये मान के चलना है कि भाई जो पार्टनर्स है वो अलग है और जो पार्टनरशिप फर्म है अलग है। तो आपको पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो अब आपको देखना है, क्योंकि ये आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर आपने एक प्रिंसिपल किया होगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसके अंदर जो ओनर है वो अपने बिजनेस से अलग है। तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, जो जर्नल एंट्री है या जो रिकॉर्डिंग हम वो करेंगे, न कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो ओनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अगर मैं बात करूँ, तो अब आप देखिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो जो पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए क्या है, उसके लिए फायदा है, ठीक है, प्रॉफिट है या फिर लॉस है, या इनकम है या फिर एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है, जो पार्टनर्स ने फर्म के अंदर से जो पैसा निकाला था, जो ड्राइंग की थी, उस पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो भाई वो फर्म के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि भी फायदा है, ठीक है। तो इसलिए ये गेन है, इनकम है, इनकम है, तो भाई ये कौन सी साइड में आएगा, आपका क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो जितने भी पार्टनर्स है हम दिखा देंगे कि भी अगर जैसे 2 पार्टनर्स है तो भी ए ने जितनी ड्राइंग की वो दिखा दी, बी ने जितनी ड्राइंग की वो दिखा दी, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, हमारा इनकम है। इसलिए जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड में जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद अब आएंगे हम डेबिट साइड में। अब डेबिट साइड में हमारे क्या क्या आएगा, भी जो भी एक्सपेंसेस होगा। अब देखिए जो पार्टनर्स है, फर्म ने पार्टनर्स को क्या दी, सैलरी दी। तो फर्म ने पार्टनर को अगर सैलरी दी है तो वो फर्म के लिए क्या हुआ, एक एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हुआ तो कौन सी साइड में आएगा, डेबिट में। तो इसलिए अगर हमने किसी भी पार्टनर को सैलरी दी है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अगर एक से ज्यादा पार्टनर को दी है तो फिर हम यहाँ पे लिख के दिखा देंगे कि भाई ए पार्टनर को इतनी सैलरी मिली है, बी को इतनी मिली है। इसी के साथ ही भी अगर किसी पार्टनर को कमीशन दिया गया है तो वो भी हमारा फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक एक्सपेंस हो जाएगा। तो वो भी हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, टू कमीशन टू द पार्टनर्स। इसी के साथ ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो भी फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक एक्सपेंस हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। खर्चा है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। जितने भी पार्टनर होंगे तो उनका हम लिख के दिखा देंगे कि भी ए को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, बी को इतना मिला है। इसी के साथ ही हमारा एक आएगा टू रिजर्व अकाउंट, कि भी हम क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट जो फर्म को हुआ है तो कई बार हम क्या करते हैं भी सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो जो पार्टनर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, फॉर द फ्यूचर के लिए, ठीक है। फ्यूचर के लिए फ्यूचर हमारा क्या अनसर्टेन है, कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारी आ सकती है इन फ्यूचर, या कोई भी वैसे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं भी कुछ पैसा हम अपना रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं कि भी कल को अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर जो ये रिजर्व है ना इसमें से हम पैसा निकाल लेंगे। तो उसको भी हम कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट की भी इतना पैसा अब हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। तो ये सब करने के बाद फिर हम टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद अब हम देखेंगे कि भी हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इट मीन्स वही हमारा प्रॉफिट है, और क्रेडिट साइड का टोटल करके और फिर हम यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे। जितना डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम एंट्री करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो भाई जो भी उनका रेशियो होगा उस रेशियो में हमारे जो भी पार्टनर्स होंगे उसमें जो प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन केस अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा आई और क्रेडिट साइड कम है तो उस केस में हमारा लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे दिखा देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, ठीक है। फिर भी जितना भी लॉस हुआ वो हम ट्रांसफर कर देंगे जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि भी किस सिचुएशन में हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और कब हम करंट अकाउंट है वो हम बनाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बेसिकली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो कि आपको पार्टनरशिप फर्म के अंदर है, एक एक्स्ट्रा अकाउंट है जो कि हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि भी पार्टनरशिप में भी आपको ट्रेडिंग P&L भी बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, बट एक अकाउंट्स और है। और ये अकाउंट स्पेसिफिक क्यों बनाया गया, जो प्रॉफिट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो प्रॉफिट हमारा निकला है, अब जो पार्टनर्स है अभी उसमें हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसके लिए हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो भाई अगर एक्सपेंस है, कोई भी खर्चा हमने किया है, कोई भी हमें लॉस हुआ है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। इसी के साथ ही अगर कोई भी इनकम हमें हुई है, कोई भी गेन हमें हुआ है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और यहीं से फिर आप जो जर्नल एंट्री है ना वो जर्नल एंट्री इन्हीं में से निकलती है, ठीक है।
तो वो जनरल एंट्री है वो फिर आप आराम से कर सकते हो। जैसे अभी ये सैलरी हमने दी है पार्टनर्स को, इसकी जनरल एंट्री क्या हुई, तो हमने क्या किया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी देने की, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो इस तरह से, ठीक है, अगर आपने अकाउंट्स बना लिया ना तो भी जनरल एंट्री भी आप आराम से कर लोगे। नहीं तो मैं आप लोगों को जनरल एंट्री भी कराऊंगी, ठीक है, अच्छे से हम जनरल एंट्री भी करेंगे, क्योंकि कई बार जनरल एंट्री भी क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है। तो ये था आज की वीडियो में भाई, हमने क्या क्या किया, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमारे क्या क्या रूल होंगे, क्या क्या होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट और लॉस की जो शेयरिंग होगी वो इक्वल होगी, बराबर बराबर प्रॉफिट या लॉस है वो बटेगा। इसी के साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो भी हम नहीं देंगे, सैलरी टू द पार्टनर्स नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही किसी भी कमीशन को, जो किसी भी पार्टनर को कमीशन है वो नहीं दिया जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो 6% की रहेगी। हर एक पार्टनर है वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको चेक कर सकता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। जब भी कोई नया पार्टनर है फर्म के अंदर आएगा तो उसके लिए जरूरी है कि ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनकी सहमति हो। अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो फिर उस पार्टनर की एंट्री है वो फर्म के अंदर नहीं हो सकती। और इसी के साथ ही अगर जो पार्टनर्स चाहे, अगर पार्टनर्स चाहे तो भाई सभी अपनी सहमति से कोई भी प्रोविजन है उसमें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है। अगर सभी पार्टनर्स आए तो वे यहाँ पे जो भी रूल्स है, ठीक है, उसमें चेंज भी कर सकते हैं वे अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद हमने बात की कि भी जो भी हमारी पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन होगी उसकी जो रिकॉर्डिंग हम करेंगे, उसके लिए हम एक पार्टनरशिप के लिए की जो ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो उस पर जो रूल होगा वो नॉमिनल अकाउंट का एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, क्योंकि अभी आपका जो आगे आगे आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, आपका प्रैक्टिकल पोर्शन आपका स्टार्ट होगा, तो भी उसमें आपको जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये भी बनाना पड़ेगा, तो इसलिए इसके बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा 3rd, और उसमें अब अपना जो चैप्टर है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप लोग ये 2 वीडियो है इनको अच्छे से देखिए, और बिल्कुल आपको भाई सीरियल वाइज आपको देखनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि भी आपने एक वीडियो देख ली, पार्ट फर्स्ट देख लिया, फिर सेकंड आपने स्किप कर दिया, फिर आप 3rd देख रहे हो, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया है तभी आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा, और जब पार्ट सेकंड देख लोगे तभी आपको पार्ट 3rd समझ में आएगा, ठीक है। और बिल्कुल अपना अच्छे से कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपका CUT होगा, और जिसका जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर कॉन्सेप्ट आपके अभी से क्लियर होंगे तो आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आगे आपको फ्यूचर में, ठीक है, 12th के बाद तो भी कंपटीशन आपका चलना ही चलना है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो आपको निकालने हैं, और वही बच्चा निकाल सकता है जिसके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अगर आपने रट्टाफिकेशन किया है तो फिर आगे जाके आपका कुछ नहीं हो सकता। मे भी हो सकता है कि भी अभी आप जो मार्क्स है वो अच्छे ले आओ रट्टाफिकेशन से, बट इन फ्यूचर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हर एक जो आपका यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या फिर नहीं आया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।